सुबह का सूरज आपके जीवन में आशा की नई किरण लेकर आए, आपके सभी सपने सच बनकर जगमगाएं। जीवन सदा ही हमें एक नया अवसर प्रदान करता है और इसे सरल शब्दों में आज कहते हैं। अपने आज को उत्तम बनाइए, सार्थक बनाइए और जीवन को सफल बनाइए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण में लगाया गया समय ही जीवन को सार्थक बनाता है। यदि आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो समय का सदुपयोग कीजिए, और यदि आप सही हैं तो खुद को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए, क्योंकि समय स्वयं ही सब कुछ सिद्ध कर देगा। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, आर्द्रा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा संकल्प दूसरों की सहायता से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो दूसरों की सहायता के बिना ही हम अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए सदा ही अपने सोच और विचारों को संकल्पात्मक रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्य को सिद्ध करें, क्योंकि विकल्प कई मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफ़ी है अपनी मंजिल और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अपने सोच और विचार को सकारात्मक बनाए रखना हमारे लक्ष्य को और भी संभव बनाने का प्रयत्न करता है। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए सुविचारों को सुनना और देखना अति आवश्यक। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं केदारनाथ और दिखाते हैं ये कुछ दृश्य। आज से केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ से। केदारनाथ जो हमारे तीर्थ स्थलों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आज से यहाँ के कपाट खुल रहे हैं और इसको देखने के लिए, दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ काफ़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित है। विशेष समय है क्योंकि आज से ही केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं और ये सभी भक्तों के लिए एक विशेष समय है। उत्सुकता के साथ, भक्ति की भावना के साथ भक्त वहाँ पर उपस्थित है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर इस विशेष अवसर पर उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ से। आज से ही केदारनाथ तीर्थ स्थल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। केदारनाथ तीर्थ स्थल और चार धाम की यात्रा में विशेष स्थान रखता है। भगवान शिव को समर्पित ये तीर्थ स्थल शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है और कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से न सिर्फ जीवन के संपूर्ण कष्ट नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और कष्ट दूर करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है केदारनाथ। आज से कपाट खोले जा रहे हैं केदारनाथ के। बेहद महत्वपूर्ण समय है क्योंकि आज से सभी भक्त जो कि दर्शन करना चाहते हैं, उनकी जो यात्रा है उसका आरंभ हो रहा है। उनकी जो यहाँ के दर्शन करने की इच्छा है
उसको पूर्ण करने का समय है और बेहद भारी मात्रा में भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष स्थान है केदारनाथ का, बद्रीनाथ का, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सभी तीर्थ स्थल आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ से। और कहा जाता है कि प्रभु की भक्ति में लीन हो और अपनी सोच को सकारात्मक रखा जाए तो जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदला जा सकता है। आइए देख लेते हैं आज का सुविचार सुभाषित। विकल्पमात्रावस्थाने वैरूप्यं मनसो भवेत् पश्चान्मूलक्रियारम्भ गम्भीरावर्त दुस्तरः। विकल्प मात्र का विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों की भंवरें आ जाती हैं और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करें, विकल्पात्मक नहीं। Even slightest of doubt creates distortion in mind, that in turn creates serious hurdles for the task at hand. Therefore, one must free our minds of doubts and stay firm on our resolution. और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ की। आपने देखी आज का सुविचार, आपने देखा। और कहा जाता है कि जीवन में कला का विशेष स्थान है और कला में जीवन जीना ही सच्ची कला है। कला न सिर्फ विचारों को मूर्ति में परिवर्तित कर सकती है, जीवन को सुंदर बना सकती है। आइए देखते हैं बनारस की हस्तशिल्प कला पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं वहाँ की मीनाकारी के विषय में। बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, सदियों से शिक्षा, धर्म और कला का अद्वितीय संगम रहा है। काशी, यह प्राचीन नगरी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए विश्व विख्यात है। काशी की पारंपरिक कलाएं सदियों पुरानी धरोहर हैं, जिन्हें यहाँ के कारीगरों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा है। इन्हीं कलाओं में से एक गुलाबी मीनाकारी का विशिष्ट स्थान है। मीनाकारी की शुरुआत भारत में 15वीं सदी में मानी जाती है, लेकिन बनारस में इसका उद्भव 18वीं सदी में हुआ। गुलाबी मीनाकारी बनारस की सांस्कृतिक पहचान और शिल्प कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मीनाकारी का कार्य मुख्य रूप से जयपुर राजस्थान में और दिल्ली में होता है, लेकिन बनारस का गुलाबी मीनाकारी गुलाब के कारण ही अपनी प्रसिद्धि लिया है और पिंक कलर के चलते ज्यादा प्रसिद्ध है। बनारस की मीनाकारी वह व्हाइट मेटल के आधार पे दूसरे मेटल पे एम्बोजिंग का काम, एनामेलिंग का काम करते हैं और गुलाबी मीनाकारी में ही सबसे ज्यादा आभूषण और अलग अलग चीजें बनाते हैं। बनारस की तंग गलियों में बसे कारीगरों ने गुलाबी मीनाकारी को अपनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सहेज कर रखा। यह पारंपरिक कला पहले नवाबों के लिए वस्तुओं की सजावट में प्रयोग होती थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आभूषण, सजावटी सामान, मूर्तियों और अन्य कलात्मक वस्तुओं में भी गुलाबी मीनाकारी का प्रयोग होने लगा। बनारसी गुलाबी मीनाकारी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। यह केवल एक पारंपरिक कला नहीं, बल्कि बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है। इस कला में कई प्रकार के रंगों का उपयोग किया जाता है, जिनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। जैसे लाल रंग जुनून और शक्ति का प्रतीक है, नीला शांति का प्रतीक है और हरा उर्वरता और जीवन का प्रतीक है। इन रंगों का उपयोग विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। मीनाकारी में जो रंगों का महत्व होता है वो हमारे ज्योतिष की परंपरा के अनुसार भी होता है। हर ग्रह के लिए एक अलग कलर होते हैं और ये हमारे शादियों में, हमारी बेटियों की शादियों में जो इसका लाल रंग होता है वो खुशी का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है। लाल और गुलाबी, इसको बेटियों की शादियों में जो ज्वेलरी दिए जाते हैं, जो आभूषण दिए जाते हैं, उनको प्रयोग में लाए जाते हैं। एक भगवान राम का मंदिर है, जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है, उसका रेप्लिका
जो है उसमें वो 2 kg सिल्वर में है और 108 दिन में बना हुआ, और इसके 108 हिस्से हैं जो सनातन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो नंबर। और इसमें भगवान राम जो हैं वो सोने के हैं और इसके शिखर पे हीरे जड़े हुए हैं। बनारस की गुलाबी मीनाकारी कलाकारों ने समय के साथ अपने कौशल को विभिन्न धातुओं पर प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। पहले जहां सोने पर इस कला का प्रयोग होता था, वहीं अब चांदी और तांबे जैसी धातुओं पर भी मीनाकारी की जाती है। विशेष रूप से चांदी पर की गई मीनाकारी की वस्तुओं की विदेशों में अत्यधिक मांग है, जो इस कला को न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाती है। आज भी लगभग 300 कलाकार बनारस की तंग गलियों में इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ये कलाकार अपने हुनर के माध्यम से न केवल अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि गुलाबी मीनाकारी की इस समृद्ध कला परंपरा को सहेजने और संवर्धित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है, इसको बोला जाता है, और इसमें जैसे बुनकारी भी है, वैसे ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम दोनों जो विंग हैं वस्त्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय के, इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों का फ्यूजन है। और इसमें सोना भी लगा है, इसमें हीरे भी जड़े हुए हैं, और इसमें साड़ी भी बनी हुई है, वो चांदी के तार से है। और ये सबसे अभी तक का जो है सबसे कठिन जो जिसको बोला जाता है वो है सृजन। ये इसको बनने का समय 2 साल का। बनारस की कलाएं सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत। और अब आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ से, जहां पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए उपस्थित हैं। आज से केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ का ये मंदिर, जो हिंदुओं के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान रखता है। ये उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय पर्वत पर स्थित ये मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से एक है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए केदारनाथ पे उपस्थित हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और आधिकारिक रूप से 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ मंदिर से, जहां पर कपाट खुल चुके हैं और धार्मिक स्थल है ये, जहां पर भारी मात्रा में लाखों श्रद्धालु उपस्थित हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। विशेष स्थान है। सभी श्रद्धालुओं को इस समय का पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। कहा जाता है कि केदारनाथ भगवान बाबा शिव के दर्शन करने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल गए हैं। श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं, भक्ति में लीन और बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुक सभी श्रद्धालु वहां पर प्रतीक्षा में है, कतारें हैं और बाबा के दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। आज से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और यहाँ से ही आधिकारिक रूप से 4 धाम की यात्रा का आरंभ हो गया है। लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सभी श्रद्धालुओं के लिए विशेष स्थान रखते हैं। धार्मिक दृष्टि से इनका विशेष महत्व है। 4 धाम की यात्रा का आधिकारिक रूप से आज आरंभ हो गया है और कपाट खुल चुके हैं केदारनाथ मंदिर के। भक्तों की चहल पहल, काफ़ी संख्या में भक्त वहां पर उपस्थित हैं और सभी बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित हैं, उत्सुक हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें केदारनाथ धाम से, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं और सभी इस विशेष आयोजन का भाग बने हुए हैं, इसमें सम्मिलित हैं।
और यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी? मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा पाचन बेहद महत्व रखता है। यदि आपका पाचन गड़बड़ाया हुआ है तो जल्द ही आप कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं और ऐसी जटिल समस्याएं आपको घेर सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि किस तरह से अपने पाचन को बेहतर किया जा सकता है और कैसी जीवन शैली और आहार आपके पाचन को उत्तम बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बेहतर पाचन हमारे समग्र स्वास्थ्य और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है। रक्त द्वारा उन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय पदार्थ को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रिकीय और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। हमारी जीवन शैली का प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है। हमारी ग्रोथ, हमारा डेवलपमेंट सारा डिपेंड करता है कि हमारा पाचन कैसा है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं और शरीर को बनने के लिए, शरीर के विकास के लिए जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एब्जॉर्ब होता है और वहीं से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। एब्जॉर्ब होकर वो लीवर में आता है और लीवर से पूरा मेटाबॉलिज्म होता है और फिर आप हमारी मसल्स बनती हैं, फैट बनती हैं और हमारा शरीर बनता है। तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जो हमारी शरीर बनता है वो सेल से बनता है और उतने ही हमारे पेट के अंदर में उतने ही बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, उतने ही हैं। इन ट्रिलियंस, करोड़ों में वो हमारे शरीर में वायरसेस है। वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि हमारे लिए वो काम करते हैं। अगर उसका बैलेंस ख़राब हो तब बीमारियाँ होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोबायोटिक दही है, कर्ड, योगर्ट। जो योगर्ट जो कि घर में बनाते हैं हम, वो सबसे अच्छा। हमारा जो गट है वो एक मिनी ब्रेन है। गट के अंदर में इतने से न्यूरॉन्स हैं, लाइक ए मिनी ब्रेन, और ये छोटा ब्रेन और बड़ा ब्रेन बात करते रहते हैं। और यहाँ खराबी हुई तो ऊपर भी खराबी होती है। और ये भी देखा गया कि बहुत सी बीमारियाँ गट हेल्थ से जो होती हैं, जो ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं। हमारा पाचन तंत्र ग्रहण किए गए भोजन और तरल को रसायन में परिवर्तित करता है और उसमें से पौष्टिक तत्वों को अलग कर उन्हें अवशोषित करता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र में कई अंग होते हैं जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया भोजन ग्रहण करने से शुरू होती है। खाना खाने के बाद भोजन की नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है, फिर छोटी आंत में जहां पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और बड़ी आंत से निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं,
इसका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब भी हम खाएं तो ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं, वो खाना हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर वो फैटी फूड है या प्रोसेस्ड फूड है तो उसे अवॉइड करना ज़रूरी है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, हर एक दिन आप व्यायाम करें, कुछ न कुछ एक्सरसाइज करें। या तो आप वॉक कर लें, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, व्यायाम कर लें या फिर आसन कर लें, ये या योगा कर लें। ये हमें करना चाहिए, उससे आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। तीसरी बात है कि अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखें। चौथी बात है कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग करने से तो फेफड़े तो ख़राब होते ही होते हैं, इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें भी खराबी आती है। उससे बहुत लोगों को एसिडिटी बढ़ जाती है, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है। पांचवी बात है कि इसके आप बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं बाहर में जो आप बोलते हैं आपको हेल्दी रखेगी, उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने ध्यान रखेंगे तो और चीज़ें ध्यान रखेंगे तो उन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा खाने में आप रोज़ फाइबर लें, हरी सब्जियां या फिर फ्रूट्स लें। उससे क्या होगा, आपका जो पाचन तंत्र सही रहेगा और आपकी जो टॉयलेट है, जो आपका स्टूल है वो भी ठीक रहेगा। लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इतना ध्यान रखिए, मुझे लगता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। यदि आप लगातार खराब पाचन की समस्या से जूझ रहे हैं तो जल्द ही आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल खाने के ठीक तरह से न पचने के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। खराब पाचन के कारण शरीर को भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसलिए लंबे समय तक खराब पाचन का शिकार लोगों में कमजोरी और कम वजन की समस्या भी हो सकती है। हमारी जीवन शैली और खान पान का पाचन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि आप पाचन समस्याओं से बचाव करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र मजबूत बने, तो आहार पर विशेष ध्यान दें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अच्छे पाचन के लिए संतुलित आहार लेना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्यायाम करना। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार योग के माध्यम से आप अपना पाचन बेहतर कर सकते हैं। कौन सी है वो योगी क्रियाएं जो आपके पाचन को अच्छा करने, मजबूत करने में उपयोगी हैं। यहाँ पर आप देखिए योग की कुछ क्रियाएं। और कहा जाता है कि अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। सूर्य स्वयं अपने बारे में कुछ नहीं कहता, उसका प्रकाश सब कुछ कह देता है। इसलिए आप भी बातें करने से बेहतर है अच्छे कर्म कीजिए और आपके अच्छे कर्म आपका परिचय स्वयं ही दे देंगे। आपसे लेते हैं अनुमति। आप देखिए योग और बेहतर कीजिए अपने पाचन को। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया का सबसे पहला लक्षण है एक मजबूत पाचन तंत्र। आज हम 3 ऐसे आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अर्ध मत्स्येंद्र आसना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम हमारे लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट थाइस के बाजू में रखेंगे। हमारे राइट पैर को हम लेफ्ट हिप के नीचे रखेंगे। हमारे राइट हाथ को ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट फीट को टच करने का ट्राई करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड नाभि से ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। फाइनल पोजीशन पे हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है वज्रासना। उसके लिए हम नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम हमारे काफ्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। खाना खाने के बाद यह पोजीशन में हम 5 से 10 मिनट तक बैठने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है पवन मुक्तासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हमारे दोनों पैरों को एकदम सीधा कर देना है। अब हम हमारे राइट पैर को उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट की तरफ प्रेस करने का ट्राई करेंगे। हमारी राइट फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर को उठाएंगे, पेट की तरफ प्रेस करेंगे एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों पैरों को उठाएंगे
और पेट की तरफ प्रेस करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करना है एंड रिलैक्स। यह तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें कब्ज, एसिडिटी में राहत मिलेगा और हमारी पाचन तंत्र भी एकदम मजबूत होगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी पाचन शक्ति को हमेशा अच्छी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारा एनर्जी का स्रोत है। इसलिए पहले तो सवेरे उठते से ही 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर, हिमालयन पिंक सॉल्ट डालकर उसे पीना बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें आंवला पाउडर भी डाल दो और सूंठ डाल दो और भी अच्छा है। और दिन में नियमित रूप से हर 4 घंटे खाना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा। भूखे हो तो ही खाना, भूख ना लगे तो ना खाना, सिर्फ कुछ पी लेना। जैसे दोपहर में ग्लास भर के छाछ पी ली हो, शाम को नींबू पानी पी लिया हो, रात को सूप पी लिया हो। भूख लगना ज़रूरी है और भूख लगने का मतलब ही है स्वास्थ्य हमारा अच्छा है। उसी तरह खाने में ध्यान दें कि बहुत तीखी, बहुत तेली तली हुई चीज़ें वगैरह ना खाएं, वो पेट के लिए यूँ भी अच्छी नहीं होती। कभी कभार ठीक है, दही पेट में जाना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसका भी ध्यान दें। तो थोड़ा थोड़ा नियमित पना लाए खाने में और अपने शरीर में ही देखें कि क्या आपको सूट करता है क्या नहीं, कितना खाना कितना नहीं खाना। ये सब करते रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। नमस्कार।